यूपी चुनाव को लेकर फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और बड़ी खबर यह कि बीजेपी के खिलाफ ओवैसी एक के बाद एक बयान भी दे रहे हैं और अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर नहीं चलने देंगे। MY फैक्टर मुस्लिम और यादव फैक्टर माना जाता है, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि यहाँ MY यानी कि मोदी योगी फैक्टर अब चलने नहीं देंगे। लोगों को बहलाने का काम अब होगा नहीं, लोगों को बहकाने की सियासत अब चमकेगी नहीं। यहाँ विकास के आधार पर हम लोगों के बीच पहुंचेंगे और वोट मांगेंगे और मुस्लिम वोटों पर पूरा दावा ठोक रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओपी राजभर का साथ मिल गया है, लेकिन इसी बीच विवाद गहरा गया है और विवाद गहरा गया है सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर पहुंचकर, और यहीं से सियासत उत्तर प्रदेश चुनाव में गहरा गई है। बड़ी खबर अगली यही है, उत्तर प्रदेश चुनाव में सैयद सालार मसूद गाजी पर सियासत अब तेज हो गई है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर का सैयद गाजी की मजार पर जाकर सजदा करना अब सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है, सवाल पूछ लिया और कह दिया राष्ट्रद्रोह करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। ये बड़ी बात कह दी है, क्योंकि सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर जाना ओम प्रकाश राजभर को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि ओपी राजभर कह रहे हैं कि सालार मसूद कोई आतंकी नहीं था, वो अपना काम कर रहा था, ऐसे में वहां जाना कुछ भी गलत नहीं है। इसे कह सकते हैं कि गठबंधन की मजबूरी भी हो सकती है या ओवैसी के साथ जाना जरूरी भी हो सकता है, लेकिन अब बीजेपी इस पर हमलावर है। महाराजा सुहेलदेव का अपमान है और पूरे राजभर समाज का अपमान है, पूरे देश को प्यार करने वालों का अपमान है, देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दिया उनका अपमान है। सैयद सालार मसूद जो एक आक्रांता था, देश पर आक्रमण करने वाला था, जिसने लाखों हजारों हिंदुओं की गर्दन काटने का जिसके ऊपर आरोप था, देश पर आक्रमण करने का जिसके ऊपर आरोप था, ऐसे लोगों की मजार पर जाकर ये ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर भी सियासत अब जोर पकड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब धर्म और जाति को लेकर भी इसलिए उठ गया है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अगर एंट्री करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में तो वोट बैंक का बंटना तय है। मुस्लिम वोट बैंक के अब कितने दावेदार हो जाएंगे ये समझ लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों पर दावा ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक अलग वोट बैंक है, मुस्लिमों से कनेक्शन है, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी और BSP दोनों का माना जाता है। इसी बीच कांग्रेस भी अपने अपने दावे कर रही है। सवाल ये जो मेरे इर्द गिर्द आप 4 नाम देख रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक आखिर जाएगा तो किसके साथ जाएगा, और अगर इन चारों में बट गया तो फिर कहीं का रह नहीं पाएगा। मतलब किसी एक पार्टी को समर्थन मुस्लिम वोट बैंक का नहीं होगा। वही मुस्लिम जो सत्ता में बिठाने का भी काम करते हैं और सत्ता का खेल बिगाड़ने का भी काम करते हैं। अब यही बड़ी खबर और कुछ समीकरणों के साथ कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर कैसे काम करेगा, क्या कुछ समीकरण कहते हैं, ये आप जानिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वो है 20%। यादव और मुस्लिम कुल मिलाकर हो जाते हैं 32%। गैर यादव जो OBC वोटर हैं उनकी संख्या है उत्तर प्रदेश में 27%। यूपी जहां पर 18% सवर्ण वोटर हैं, बीजेपी के वोटर कहे जाते हैं। प्रदेश में अनुसूचित जातियों में 25% वोटर हैं। ऐसे में 2012 में समाजवादी पार्टी का जो शेयर था वो था 29.15%। उत्तर प्रदेश में 12% वोटर यादव हैं। अब आप इस वोटों के समीकरण को, इस जाति के समीकरण को आप देखकर समझ गए होंगे कि कैसे वोट बैंक आगे बटने वाले हैं। ओबीसी और मुस्लिम वोट की जंग कैसे अब तेज हो गई है और कैसे ये वोट बट रहे हैं आप समझिए। ओबीसी यादव 27% हैं। ओबीसी यादव में अगर मुस्लिमों को भी जोड़ दिया जाए तो 47% हैं। मतलब अगर इन तीनों का साथ एक पार्टी को मिल जाए तो बहुत हद तक सत्ता में बनने का रास्ता साफ हो सकता है। साथ ही 10% वोट पाना ओवैसी के टारगेट में फिलहाल तक नजर आ रहा है, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि 100 सीटों पर जीतेंगे, 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। ख्वाब बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन लाइन सीधी सी है कि योगी को मुख्यमंत्री बनने
बनने नहीं देंगे, बीजेपी को रास्ते से हटाना है। मतलब खुद की जीत से ज्यादा बीजेपी को हराने में नजर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बयान। यूपी में जाति का नंबर गेम क्या कहता है, जातीय समीकरण है क्या, ये भी समझिए। ब्राह्मण 12% हैं, ठाकुर 6%, यादव 10%, दलित जो हैं वो 21%, अच्छा खासा वोट बैंक है। कुर्मी 5%, राजभर 2% हैं, जाटों की संख्या 2%, मुस्लिम 20% हैं और वैश्य हैं 4%। ऐसे में दलित और मुस्लिम ये दो समीकरण अगर किसी के साथ हो जाएं तो बहुत हद तक खेल बन भी सकता है, और अगर इन्हीं का साथ छूट जाए तो खेल बिगड़ भी सकता है। लेकिन सवाल तब और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे जब यही दो फैक्टर आपस में अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाएं। उत्तर प्रदेश में ओवैसी और राजभर साथ साथ आ गए हैं, चुनाव लड़ने की बात हो रही है, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, और इन सब जातीय समीकरणों के बीच में मौजूदा स्थिति को देखते हुए कौन सी पार्टी कितना दावा कर रही है, अलग अलग पार्टी से अलग अलग हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका परिचय करा देते हैं। सूर्य कुमार मैथिल हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सतीश प्रकाश हैं, बीएसपी के समर्थक, और साथ ही साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं जो कि AIMIM के समर्थक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही शुरुआत मेहरुद्दीन जी आप ही से मैं करना चाहूंगी। असदुद्दीन ओवैसी बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा सिर्फ 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात क्यों है? अगर दावे इतने बड़े बड़े हैं और अपनी जीत से ज्यादा क्यों उन्हें जरूरी लगता है कि बीजेपी को हराना है, योगी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है? क्योंकि हम इसलिए 100 सीटों पर लड़ रहे हैं क्योंकि हम 100 सीटों में से 100 की 100 सीट लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा जो आधार है वो 100 सीटों के ऊपर पूरा है। अब मैं आ जाता हूँ आपकी दूसरी बात पे कि क्या अभी आपने दूसरी बात बताई थी कि योगी जी को क्यों, योगी जी क्या है, योगी जी बांटने की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति करते हैं, दलित से दलित को लड़ाते हैं, मुसलमान को मुसलमान को, हिंदू भाइयों को मुसलमान से लड़ाते हैं। ये राजनीति खत्म करके विकास की राजनीति पे हम चुनाव लड़ेंगे और सब लोगों का साथ मिलेगा। दलित और मुस्लिम एक साथ मिलकर आपको देखना आने वाले चुनाव में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी बांटने का काम करती है, तो आपके मुंह से सिर्फ दो नाम क्यों निकले, मुस्लिम और दलित? और लोगों का वोट नहीं मिलेगा क्या आपको? नहीं, सब पार्टियों का अपना अपना वोट होता है, अपनी अपनी वो होती है, वो कौन किसको वोट करता है। हमने तो सिर्फ बताया है वोट तो हमें सभी समाज के लोग देंगे। अच्छा, ऐसा आपका दावा है। कपिल श्रीवास्तव जी, अगर मुस्लिम AIMIM के साथ जा रहे हैं तो आपका वोट का समीकरण बिगड़ेगा? रचना जी, ये तो कयासबाजी हुई, लेकिन इतिहास जो है वो कुछ और कहता है। AIM जो है वो 2017 में भी 38 सीटों पे लड़ी थी और 0.2% इनके वोट रहे। उस समय भी जनता ने इनको नकार दिया था। हम तो जनता इसलिए कहते हैं कि हमको उत्तर प्रदेश के लोगों का वोट चाहिए, ना किसी धर्म का चाहिए, ना किसी जाति का चाहिए। हाँ। हम उस एंगल से देखते ही नहीं। हम सबका साथ सबका विकास का नारा भले भाजपा का हो, लेकिन कर्मों में हमारे झलकता है। तो AIM जो आ रही है या इनके भागीदारी संकल्प मोर्चा के ही अंदर आप देख लें कि जब 100 सीटों पे लड़ने की बात ओवैसी साहब ने कही थी तो राजभर साहब ने तुरंत उस समय आईना दिखाया था और ये कहा था कि अरे उनके पास 100 लड़ने वाले हो तब तो हम दे दें 100। हाँ। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि आप योगी जी को हैदराबाद से बैठ करके कह रहे हैं योगी जी को नहीं बनने देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कह रहे तो आप संगठन तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश में आपका कहाँ, किन जिलों में, किन महानगरों में कहाँ पर है। हाँ। पहले काम तो कर लिया था। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जनता आपको क्यों वोट देगी? हाँ। एक भी समस्या आपने उठाई हो, आपने एक आंदोलन किया हो तो कोई विजुअल दिखा दीजिए। इससे पहले तो आप आए नहीं, आपके मतलब आप ओवैसी के इस बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं मौजूदा सरकार का कि मुख्यमंत्री योगी को कोई हटा नहीं सकता। नहीं, हम समर्थन ये कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय चुनाव में बुरी तरीके से औरदा समाजवादी पार्टी ने, MLC चुनाव के अंदर काशी क्षेत्र की दोनों सीटें हमने दी और जीती और बुरी तरीके से औरदा, जहां मां गंगे ने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था। डबल इंजन की सरकार चल रही है, पढ़े लिखों ने भी हमें चुन दिया और त्रिस्तरीय चुनाव में हमारे किसान, मजदूरों और ग्रामीणों ने हमको चुन दिया। तो यहाँ तो हम सपा की लहर चल रही है, 350 प्लस हमारी सीटें आने वाली।
अच्छा, इन पर विश्वास कौन करेगा? हमको 4 बार हमने सरकार कैसे ये दावा कर रहे हैं आप? और 2000 कैसे ये दावा कर रहे हैं? इसलिए हम दावा कर रहे हैं कि इतिहास में 4 बार हमने सरकारें बनाई और तमाम सेकुलर वोटों को लेने वाली पार्टियां हमारे विरुद्ध लड़ी थी, बावजूद उसके हमने बहुमत के आधार पर सरकारें बनाई है। और 2012 से 17 जो हमारी सरकार चली, आज भी उसी के कामों का फीता ये काट रहे हैं। हाँ। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उससे अलग अगर इन्होंने काम किया हो। अच्छा, आप कहीं आप ये तो नहीं कह रहे, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि बीएसपी के साथ गठबंधन करना महंगा पड़ गया, इसीलिए जनता का साथ नहीं मिला, इस बार अकेले लड़ेंगे तो सत्ता में लौटेंगे? देखिए, हमने जो भी गठबंधन किए, जो भी केमिस्ट्री लेकर के आए, अगर जनता ने उन्हें नहीं सराहा तो हम उसके साथ आगे नहीं जा रहे। हाँ। और ये बहुत सीधी सी बात ये है कि हमने 4 बार जब सरकारें बनाई तो किसी के साथ हम गठबंधन में नहीं थे, लेकिन इस बार तो हमने स्पष्ट किया है कि हम छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। जो हमारे नेता नीति और हमारे पूर्व में किए गए विकास कार्यों पर बिला शर्त अगर पार्टी के साथ आना चाहता है तो उसको भागीदारी भी देंगे। ठीक है, तो ये छोटे तो दल है कौन से? ये छोटे दल है कौन से और भविष्य की रणनीति आपने क्या तय की हुई है, इसको लेकर मैं बात करूंगी। लेकिन सूर्य कुमार मैथिल जी, अगर विरोधियों की तैयारी इतनी है, विपक्षी पार्टियां इतनी सक्रियता के साथ दावा कर रही हैं, तो बीजेपी ने होमवर्क क्या किया हुआ है? धन्यवाद रचना जी। मैं भी सुन रहा था हमारे कपीश भाई की बातें, और एमआईएम के समर्थक तो कह रहे थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हम माननीय मोदी जी को मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देंगे। किस आधार पे बनने नहीं देंगे? आज सुहेलदेव समाज के लिए सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं काला दिवस है, जिस राजा सुहेलदेव जी ने जिस आक्रांता की हत्या की थी, जिसको हराया था, आज सुहेलदेव समाज के वही वंशज जाके उसी आक्रांता की मजार पर मत्था टेक रहे हैं। तो शुरू हो गया है ये मत्था टेकने का तरीका। ये इसमें तो महारथी है, हमारे कपीश भाई की पार्टी भी महारथी है कि वो भी सभी मजारों पे ही मत्था टेकती है, मंदिरों में तो वो जाने का काम ही नहीं करते बेचारे। अब रही बात, जहां तक अभी बोल रहे थे कि 2012 से लेकर 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी ने बहुत कार्य किया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी सुनामी चल रही है, तो बता देता हूं कि 2019 के अंदर भी आप लोग दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, बुआ और बबुआ की जोड़ी। तब उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया था, शायद आप भूल गए हैं। अभी भी जिस प्रकार से अपना जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, उससे यह पता चलता है कि 350 सीटें किसकी आ रही हैं। और रही बात प्रदेश की विकास की, तो आज जो प्रदेश का विकास है वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो राष्ट्रीय आंकड़े बोल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय आंकड़े बोल रहे हैं। जिस प्रकार से 77,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आया, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर आया। प्रदेश के अंदर इस समय में 5 डिस्ट्रिक्ट में डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। किस प्रकार से बड़े बड़े संस्थान आकर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जल्द ही अगले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर किस प्रकार से प्रदेश का औद्योगिकरण होने जा रहा है, वो सब देख रहे हैं। इस समय प्रदेश का जो बजट है वो 5.5 लाख करोड़ है, अपने आप में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट इस समय में है। और किस प्रकार से प्रदेश की जीडीपी 22 लाख करोड़ से ऊपर की हो गई है, जो कि 5 साल पहले तक 9,70,000 करोड़ से ज्यादा की नहीं थी, सीधा डबल से भी ज्यादा हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास दिखाता है। और रही बात सामाजिक सुरक्षा की, तो हम लोग सामाजिक सुरक्षा की जो बात करते हैं, ये कह रहे थे सबका साथ और सबका विकास। अरे भैया, आप लोग सबका साथ कौन सा सबका विकास करते हो? आपको मैं पुराना ले जाना चाहता हूं 2017 के अंदर। उससे पहले जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, तब आप लोगों ने, आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की थी कि वहां पर जितने मुस्लिम कौन है गलत हुआ है, जिन लोगों के संग मारपीट हुई है, हत्या हुई है, तब हम मुस्लिमों को वहां पर हर्जाना देंगे, मुआवजा देंगे। और जब ये मामला कोर्ट चला गया था, तो कोर्ट जाने के बाद वहां से लताड़ पड़ी थी समाजवादी पार्टी को कि केवल मुस्लिम इस प्रदेश के नागरिक नहीं है, हिंदू भी नागरिक है और उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। लव जिहाद का विरोध, कानून का विरोध आप करते हैं, झूठी ट्वीट आप करते हैं, झूठी वीडियो बना के वायरल आपके नेता करते हैं, आप लोग दंगा मचाते हैं। यही दुर्भाग्य की बात होती है, यही दुर्भाग्य की बात होती है, यही दुर्भाग्य की बात होती है जहां जाति और धन के नाम पर लोगों को बांटने का काम होता है। मेहरुद्दीन जी, ठीक है, सूर्य कुमार मैथिल जी, ठीक है।
सूर्य कुमार मैथिल जी, ठीक है, काम बोलता है और उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार ने काम किया है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा भी है और उसी के आधार पर आगे आने वाले चुनाव में वोट भी देंगे। मेहरुद्दीन जी, आपके अलावा जो दो मेहमान हैं उनके पास तो बेस है बोलने का, एक मौजूदा सत्ता में है तो बता रहे हैं क्या काम किया है, एक पहले सरकार में रह चुके हैं तो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। आपके पास आधार क्या है? और आप तो अभी से विवादों में आ गए, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जाने को लेकर ओपी राजभर पर अभी से सवाल उठने लगे, आपकी मुलाकातें तो अभी से विवादों में आ गई। रचना जी, अगर इनका विकास होता है तो पहले सपा जो थी वो सरकार में थी, वो क्यों गई? ठीक है, अब आई बीजेपी के 250 एमएलए मुख्यमंत्री योगी जी से नाराज है, सारे अधिकारी नाराज है, सारी जनता नाराज है, पूरे यूपी प्रदेश के सारे लोग नाराज है। तो इसलिए हम अपना वादा करें। कोई ऐसी जगह आपकी जानकारी में है क्या जहां सत्ता परिवर्तन ना होता हो, जहां पार्टी में इस तरह की दिक्कतें ना रहती हो, जहां सब कुछ बहुत स्मूथ चले? देश का कोई भी एक हिस्सा ऐसा है क्या? नहीं रत्ना जी, उसका फायदा हमें ही मिलेगा, MIM को। अच्छा। और अभी हमारा ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो है गठबंधन है, आने वाले समय में थोड़ा जैसे नजदीक आएगा चुनाव तो हमारे साथ और भी छोटे दल या और कोई बड़ा दल भी हम गठबंधन कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे। अच्छा, आप कह रहे हैं ओपी राजभर के साथ हाथ मिला चुके हैं, अभी भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। उधर कपीश श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ हाथ मिलाएगी। ये छोटे दल कितने हैं जिनके साथ आप भी हाथ मिला लेंगे, जिनके साथ समाजवादी पार्टी भी हाथ मिला लेगी? लेकिन बीजेपी कह रही है अकेले दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लौटूंगी तो कपीश जी आपसे मेरा सवाल होगा कि वो कौन कौन से दल हैं जिनसे भविष्य में समाजवादी पार्टी हाथ मिलाने वाली है और जीत का दावा आप कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सभी पार्टियां अपना अपना हित साधने की कोशिश में हैं। ओवैसी ने इसी में मजहबी मिशन पर निकलने की बात कर दी है और कह रहे हैं मुस्लिम जो वोट बैंक है उस पर हमारा दावा है और सभी का साथ हमें मिलेगा, खासतौर पर मुस्लिम और दलित साथ होने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं छोटे दलों को साथ लाया जाएगा, ये कौन कौन से छोटे दल होंगे और पार्टी का एजेंडा क्या रहने वाला है 2022 चुनाव को देखते हुए? रचना जी, आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले सूर्यकांत जी ने जो प्रश्न उठाए उनका उत्तर मैं दे लूं, फिर आपको देता हूं। पहली चीज तो इन्होंने झूठ बोला। 2020-2021 के अंदर बजट था, उस बजट से केवल 27,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का बजट 2021-2022 में इन्होंने दिया है। और जो 2020-2021 का बजट था उसमें ये 3.25 लाख करोड़ ही खर्च कर पाए और बाकी 1.5 लाख करोड़ इन्होंने वापस कर दिया। तो जब आपकी सरकार के पास काम करने का ही बूता नहीं है तो आप क्या 5.5 लाख करोड़ रुपए की बजट की बात करते हैं? जब हमने पहले ही आपको इस प्रदेश की सकल पूंजी 20 लाख करोड़ रुपए रखी हुई है, तो क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? और मैं दूसरी चीज एक बात कहता हूं, अभी आपने कहा कि ये डिफेंस कॉरिडोर और ये अब आप बनाएंगे, जाते जाते बनाएंगे, क्या सपना देख रहे हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी अलाइनमेंट हमने दी, 280 किलोमीटर की लेन आपने कर दी, हमने 310 दी थी, आपने उसकी कनेक्टिविटी बलिया से हटा दी, हमने 8 लेन दी थी, आपने 6 लेन कर दी। और यही नहीं, हमने 90% भूमि अधिग्रहित करके दी थी और हमने बाकायदा उस पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और आप आज भी वहीं पड़े हुए हैं। कहां है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? और जो आपने इन्वेस्टर सबमिट की, उस सबमिट का 4.5 लाख करोड़ रुपए का MOU किया, कहां है? और जो आप कहते हैं कि हम पूरे देश में दूसरे नंबर पे रहे हैं, वो जो एक योजना आप लेके आए थे उसमें तो कुछ आया नहीं। वो थी सिर्फ इतना कि 180 की जगह आपने 172 चीजों को माना केंद्र सरकार के, तो उसको आप मत करिए, है ना? इंडिया इज डूइंग बिजनेस जिसकी बात मैं कह रहा हूं, भविष्य की बात भी कीजिए, विंडो सिस्टम की बात कर रहा हूं, भविष्य की बात भी कीजिए। दूसरी बात कहता हूं, मैं दूसरी बात कहता हूं, इनके जो आपने रिपोर्टिंग चलाई थी उसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ओवैसी साहब ने गाजी की मजार पे जाकर के राष्ट्रद्रोह कर दिया, तो मुंह से क्यों कहते हैं? लगा दीजिए इन्हें से। भाई वारिस पठान पे तो आपने लगाया नहीं जब उन्होंने आदित्यमान शब्दों का उद्बोधन किया था हैदराबाद से, देश को जलाने वाले शब्द थे।
आपने उस समय भारतीय जनता पार्टी की मेयर भारती पे नहीं किया अलीगढ़ की, और ना आपने एआईएम के उस प्रदेश के युवा नेता को नजीम भाई को किया, जो कि कह रहे थे कि हम यहां से बारात नहीं उठने देंगे, और एक कह रही कि हम नमाज नहीं अता होने देंगे। तो चक्कर ये है कि ये लोगों को तो ध्रुवीकरण चाहिए, इनको विकास से और कपीश जी, अगर बाकी पार्टियों को लेकर ही सवाल खड़े करते रहेंगे तो अपनी पार्टी की बात लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? सीधी सी बात यह है कि जो स्क्रिप्ट योगी जी लिख रहे हैं उसको ओवैसी जी पढ़ रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं अगर कोई चीज राष्ट्रद्रोह हो रही है और कोई अच्छा। स्मारक आपको लग रहा है राष्ट्रद्रोह है, तो डबल इंजन की सरकार उसको बना के क्यों रखी हुई है? हाँ, अच्छा, मतलब आप फिर से उन बातों को हवा दे रहे हैं क्या? ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी, आप फिर से इन बातों को हवा दे रहे हैं क्या कपीश जी? नहीं, और ये तो साक्षी महाराज कह रहे हैं, हम कैसा कहने गए? साक्षी महाराज ने खुद ही कह दिया कि बिहार के अंदर ओवैसी जी ने समर्थन किया था, जिसके वजह से हम वहां पर सरकार बना पाए, और वहां पर राष्ट्रीय जनता दल हार गई। अब वो हमारा बंगाल में भी सपोर्ट करेंगे और आने वाले फिर ये तो आप लोगों के वोट में सेंध लगाने वाली बात हो गई। आप कह रहे हैं बीजेपी के कहने पर ओवैसी की एंट्री हुई, और ये आप लोगों के वोट में सेंध लगाने वाली बात हो गई। हमारा तो रचना जी ए से जेड तक का सारा हमारा वोट है। हाँ। क्योंकि हम देशवासी प्रदेशवासी का वोट चाहते हैं। हाँ। हमको तो सबका वोट चाहिए, और सेठ क्या लगाएंगे? हम तो सेकुलर लोग हैं। क्या बसपा भी नहीं लड़ी, कांग्रेस नहीं लड़ी थी, अन्य पार्टियां नहीं लड़ी, 4 बार हमने। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आप क्लियरली ये बोल रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि कोई एक जाति या धर्म का वोट आपका नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। यही बात तो मोहन भागवत ने भी कही थी गाजियाबाद में कि हिंदू या मुस्लिम अलग नहीं है, इन्हें एक करने की कोशिश या एक करने जैसा ना देखा जाए, ये तो ऑलरेडी एक है। सूर्य कुमार मैथिल जी, हिंदू मुस्लिम सब साथ लेकर ही चलेंगे 2022 के चुनाव में? देखिए, बहुत सी बात मेरे बीच में बोली को देना चाहता हूँ कि आप लोग आ रहे हैं, उन्होंने 2014 में आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही है, आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही है। आपकी आवाज ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपसे बात करूंगी। एक बार आवाज ठीक करा लेते हैं। मेहरुद्दीन जी, क्यों बाकी पार्टियां कह रही हैं कि आप तो आउटसाइडर हैं, अचानक से आपकी एंट्री हो गई? और कपीश जी ने तो बड़ा आरोप लगा दिया कि बीजेपी के कहने पर ओवैसी की एंट्री हुई है, बाकी पार्टियों का वोटों का जो समीकरण है वो बिगाड़ने के लिए। ऐसा है क्या वाकई? हम तो काफी सालों से वहाँ पे अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने संगठन बना रहे हैं। कौन कह रहा है कि हम आज ही अभी कई सालों से कहाँ हो रही है मेहनत, जरा बताइए। हम पिछले चुनाव में भी हमने चुनाव लड़ा था वहाँ पे। लोगों के लिए क्या किया? नहीं, मेहनत में लोगों के लिए क्या किया, क्या काम किया? हमने सारे ही मुद्दे, जो भी मुद्दे जमीन से जुड़े लोगों के और लोगों के जिनके साथ जाति हुई है, जिनके साथ बीजेपी के सताए हुए लोग थे, उनकी आवाज हमने बुलंद की, हमारे साहब ने लोकसभा में की, और हर मंच से करते रहे। ऐसा कहाँ है? ये तो सब इनकी अपना, देखिए सबका अपना अपना वो है। हाँ। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत साल से काम किया है, वो बात अलग है कि कभी खबरों में रहा नहीं कि काम हुआ है, या कभी लोगों से ऐसा रिएक्शन मिला नहीं कि काम हुआ है। सूर्य कुमार जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जी हाँ। अभी हमारे बोल रहे कि हमारे को पूरे समाज का वोट चाहिए, केवल मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो मैं इनको बता दूं कि आपको उस हिंदू समाज का वोट चाहिए जिसको अयोध्या की गलियों में आपने गोलियां मारी थी। आपको उनका वोट चाहिए जिनको कि आप नकार रहे थे मुआवजा देने के समय पे, अपना 2016 से पहले जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तब। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? आप लोग हिंदुओं के पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं। आपके प्रवक्ता जाकर अयोध्या जी में क्या बोलते थे कि मौका मिलेगा तो दोबारा गोलियां चलवा देंगे हम। इस प्रकार की घटिया बातें आप करते हैं, लव जिहाद कानून का विरोध करते हैं। जब तक कपीश जी बोल लीजिएगा, कपीश जी बोल लीजिएगा, कपीश जी बोल लीजिएगा, कपीश जी अभी बोल लीजिएगा, आपकी बारी आई। उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है। यदि मोदी सरकार और योगी सरकार चाहती है कि ऐसी हिंदू बच्चों की जिंदगी खराब ना हो, तो आप लव जिहाद कानून का विरोध करते हैं। आपके नेता उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, किसी मुस्लिम विरुद्ध की वीडियो बनाकर उसको झूठी वायरल कर देते हैं।
आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आप लोग जिस प्रकार की घटिया राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति प्रदेश में कर रहे हैं, उसको प्रदेश का जनता स्वीकारने वाली नहीं है। आपने अभी बात की कि कितने हमले, कितने एक्सप्रेस वे बनवा दिए। आप मेरे संग चलिए, शायद आप उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं, आप अपने नेताजी की तरह लंदन में पढ़ रहे हैं शायद। आप चलिए मेरे साथ में दिल्ली से मेरठ चलिए, मात्र आधे घंटे के अंदर आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे और उससे आगे 2.5 घंटे के अंदर हरिद्वार पहुंच जाएंगे। आप ये प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। बताइए तो उसका क्या नाम है? करते हैं यहाँ पर, अगर आपको मालूम है तो नाम क्या नहीं मालूम होगा? मोबाइल के ऊपर बोलते हैं कि अरे भैया ये तो 2 सीटों अरे 9 किलोमीटर की एलिमेंट रोड भी हम नहीं बनवाई है, गाजियाबाद की मेट्रो भी हम नहीं बनवाई है। कपीश जी बोलिएगा, पहले उन्हें बोलने तो दें। कपीश जी पहले उन्हें बोलने तो दें, आप सुनिए, जवाब दीजिएगा। एक सीटर जो प्लेन होता है, वो प्लेन जो होता है वो फाइटर प्लेन होता है। आप लोगों ने अभी बात की कि इतना बजट था और वो आपने पूरा नहीं कर पाए। आपको पता है प्रदेश के अंदर 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, जो एसेंशियल सर्विसेज है, जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, सरकार का फोकस उसके ऊपर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है, लेकिन उस गति से नहीं बन रहा है। आप लोग यहाँ बैठकर झूठी बातें फैलाते हैं। आपने इस बात का तो स्वागत नहीं किया कि प्रदेश में रोजगार के जो आंकड़े हैं वो बढ़ गए हैं। आपके राज्य में 2017 से पहले क्या स्थिति थी प्रदेश के अंदर? 1.25 लाख नौकरियां आपने दी, जिनको कि हाईकोर्ट ने रोक दिया। लेकिन प्रदेश के अंदर इस समय में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है, योगी सरकार ने। उसके अंदर यादव भी है, मुस्लिम भी है, जैन भी है, ब्राह्मण भी है, कुर्मी भी है, धोबी भी है, जाटव भी है, सभी है। लेकिन आपके राज्य में क्या था? केवल यादव और मुस्लिमों को दिया जाता था नौकरियों का। कपीश जी, आपको पता है इस चीज का? सूर्य कुमार मैथिल जी बता रहे हैं सब काम तो उन्होंने कर लिया। आप कौन से कामों को, कौन से मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे वोट मांगने? लोन दिया है लोगों को। ठीक है, आप लोग बात ठीक है करते हैं सूर्य जी, ठीक है सूर्य जी, प्रदेश के अंदर रोजगार, ठीक है सूर्य जी, जो बेरोजगारी, ठीक है, आपको सुन लिया, आपको सुन लिया सूर्य जी, आपको सुन लिया। आप कपीश जी जवाब देंगे, आप कपीश जी जवाब देंगे आप ही की बातों का। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मैथिल जी का क्या है ना, ये हमारी टोपी अपने सर पे लगाते हैं। देश में बेरोजगारी दर इस समय 23% है। अरे सर से नीचे, अरे कुछ तो हल्का हो जाइए सर, कुछ तो हल्का हो जाइए, कुछ तो हल्का हो जाइए। आडवाणी जी का गला काट दिया आपने मुरली मनोहर जोशी को गला काट दिया आपने, अटल बिहारी का गला काट दिया। अरे कपीश जी क्या बोल रहे हैं? कपीश जी क्या बोल रहे हैं आप? कपीश जी क्या बोल रहे हैं? आपने कहावत तो सुनी होगी ना, आपने कहावत तो सुनी होगी ना, एक उंगली आप दूसरों पर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। ये सब छोड़िए, फिलहाल जो बात चल रही है उस पर बात कीजिए, उस पर बात कीजिए। हाँ तो इनको कहिए ये इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं। सूर्य जी बोलने दीजिए, सूर्य जी कपीश जी को बोलने दीजिए। मेरा निवेदन है, हाँ। जुबान मेरे मुंह में भी है, लेकिन अरे निवेदन ये है कि आप संसदीय भाषा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं है। आप सरकार में भी अरे आप समझिए, आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं, आप दोनों नहीं, आप दोनों ही समझिए, नेशनल टेलीविजन पर इस वक्त आप बैठे हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, सोच समझकर बोलिएगा। कपीश जी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर इन्होंने कम कर दी। अरे कोरोना काल के पहले ही 15% था, जबकि पूरे देश के अंदर जो है कोरोना काल के पहले 9% था, जिसमें 1.6%। अब देखिए सुनने नहीं दे रहे। अब मैं रख रहा हूं तो ये आपको मैं प्रूफ कर सकता हूं, अब देखिए ये बोलने नहीं दे रहे। अब इनको मैं बता रहा हूं तो ये सूर्य जी पहले पेशेंस रख के सुन तो लीजिए। अरे सूर्य जी पहले पेशेंस रख के सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, आप दोनों चिल्लाएंगे तो अभी आप दोनों को ही रोक रही हूँ। इस बीच चूंकि यूपी की सियासत पर बात हो रही है, ओपी राजभर सवालों के घेरे में है। ओपी राजभर कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। या गुंडा प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, ये कहां से उतरा गए? जब चुनाव आ रहा है तो ये इनके माफिया गुंडा पर्चे फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है? अभी कोई गरीब कमजोर आदमी किसी से झगड़ा कर ले तो इनकी पुलिस सक्रिय हो जाएगी, लेकिन आज ये खुद सरकार ये गुंडाई करा रही है। ये हम कह रहे हैं, ये सरकार नहीं चाहती है कि लोकतंत्र कायम रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की धज्जी उड़ा रही है ये सरकार।
इनकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। 292 सीट निर्विरोध पूरे प्रदेश में जीत गई है बीजेपी। ये गुंडागर्दी तानाशाही हिटलर है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये सरकार जीत रही है, लेकिन जनता जो इनका पेट्रोल और डीजल का ब्रेक फेल हो गया है, गैस सिलेंडर का ब्रेक फेल हो गया है। ओपी राजभर को आपने सुना और अब बहुत जल्दी से सूरज जी 30 सेकंड में मुझे रिएक्शन दे दीजिए। ओपी राजभर तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, महंगाई चरम पर है। 30 सेकंड में बोल लीजिए। कपील जी बहुत देर से नहीं बोले हैं। रचना जी, ओपी राजभर जी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इनको पिछले बार चुनावों में अपने साथ लिया और किस प्रकार से ये सत्ता में रहे ये भी सबको पता है। और भाजपा की जो सीढ़ी चढ़कर ये पहुंचे हैं, आज जिस प्रकार से देशद्रोहियों के साथ में ये पहुंच गए हैं, जिस प्रकार से मुस्लिम आक्रांता देख लीजिए आप, जिन्होंने हजारों हिंदुओं की हत्या की, उन लोगों की मजारों पर ये जाके नाक रगड़ रहे हैं। उन्हीं के वंशज हैं ये राजा सुहेलदेव जी के, जिन्होंने उस आक्रांता को उसकी हैसियत बताई थी, युद्ध में हराया था और उस युद्ध के कारण ही वो मारा गया था। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि भगवान सद्बुद्धि दे अपना ओपी राजभर जी को, और पूरा राजभर समाज आज काला दिवस मनाएगा और काला दिवस मना भी रहा है। ये राजभर समाज का अपमान है। ठीक है, और इसका आप कह रहे हैं कि ओपी राजभर बीजेपी की सीढ़ी के जरिए वहां तक पहुंचे हैं जहां अभी आज हैं, जबकि ओपी राजभर कहते हैं कि बीजेपी तो डूबती हुई नैया है, मैं उस पर कभी सवार नहीं होऊंगा। कपील जी आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए, पूरे देश की जीडीपी डुबा देने वाले उत्तर प्रदेश की पहाड़ से उड़ा रहे हैं। इतनी हवा में बात करते हैं, जनता भी इनको समझती है। मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर वाकई आपने कोई इन्वेस्टमेंट लाया तो मुझे बताइए कि कहां उद्योग लग गया। और अब आप लगाने की बात कर रहे हैं जब आपकी विदाई का समय आ गया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बता नहीं पा रहे कि आपने कौन सी चीजें अलीगढ़ के फिर शुरू हो गया। सूरज जी बोलने दीजिए ना, कपील जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। सूरज जी पेशेंस बड़ी अच्छी चीज है, पेशेंस। हाँ कपील जी, ये तमाम गलियों में खून लाल करवा रहे थे। ये मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार चल रही, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अनुच्छेद 21 का अनुरक्षण तो आप कर नहीं पाए उत्तर प्रदेश के अंदर। 2000 हिंदुओं की लाशों को कुत्तों से निचवा खिला दिया। रामनामी चादर आप शवों के ऊपर से खींच के उनको जेबीसी मशीन से गाड़ रहे थे। पूरा उत्तर प्रदेश देखा। 400 जाट और सिख और हिंदू किसान को बैठा करके आपने मरा दिया उस बात पे कि हम किसानों के लिए बिल लेके आए। वो कह रहे भाई हमारे लिए बिल नहीं है, ये 3 आदमी के लिए आप बिल लेकर के आए। और आपने मंदसौर में गोली चलवा दी थी मध्य प्रदेश के अंदर, वो सब हिंदू किसान थे। तो आप मत बात करें। और आपके ऊपर निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया। ये जो एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, एक सेकेंड, ये जो एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछे जाते हैं। टाइम खत्म हो गया है सर, टाइम खत्म हो गया है। ये जो एक दूसरे से सवाल पूछे जाते हैं, ये जो एक दूसरे से आरोप पर प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, यही राजनीति है, यही राजनीति है। लेकिन आप सभी लोग समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता उसे चुनेगी जो किसानों की बात करेगा, जो किसानों का हित में फैसला लेगा। उत्तर प्रदेश की जनता उसे चुनेगी जो बेहतर रोजगार के अवसर देगा, जो कानून व्यवस्था बेहतर कराएगा, जो कम से कम जाति या धर्म के नाम पर आपको नहीं बांटेगा और आपको रोजगार के लिए, आपको शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेश में जाना नहीं पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, सूर्य कुमार मैथिल जी, कपील जी और हाजी मेहरुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे। ये सर्कस खत्म होगा, ये सर्कस के 2 करोड़ का ये नाटक बंद होगा।